वन क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 4 माटी वाली। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में माटी वाली चैप्टर चल रहा था। अब तक हमने क्या पढ़ा, मैंने हर वीडियो में आपको पूर्व का एक्सप्लेन किया, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। बेटा देखिए, अब से पहले जो हमने पूर्व क्लास में पढ़ा वो क्या था कि माटी वाली का जो जीवन था बेटा, वो कितना अभावग्रस्त जीवन था, अर्थात कितना संघर्ष भरा जीवन था। ठीक है, माटी वाली अपना कपड़ा और कनस्तर उठाकर सामने घर में चली जाती है। वहाँ उसे कल माटी डालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, वहाँ से उसे 2 रोटियाँ मिलती हैं जिन्हें वो अपने कपड़े में बांध लेती है। किसके लिए बांधती थी बेटा ये रोटियाँ? अपने बूढ़े के लिए, अर्थात अपने पति के लिए। वो बुजुर्ग था, बहुत बीमार था। ठीक है, ये रोटियाँ वह अपने बूढ़े को घर जाकर देती। वह अशक्त बूढ़ा इंतजार में रहता कि वह घर आए और खाना बने। आज वह उसे रोटियां देकर कहेगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। देखिए, आज वो क्या सोच रही है कि मैं रोटी जाकर जब उसे दूंगी, वो मेरा बूढ़ा किस तरीके से कातर आँखों से मेरा इंतज़ार करता रहता है कि कब मैं घर पहुँच। क्योंकि बेटा जो ये माटी वाली थी, ये सुबह उठते ही माटा खाना जाती, माटा खाना से माटी लाती और शहर में आकर माटी को दिया करती थी। इसी काम में उसे सुबह से घर से निकले शाम हो जाया करती थी। शाम को जब वो घर पहुंचती थी तो जो गांव में शहर में उसे जो रोटी मिलती, कुछ खाने को मिलता, वही वो और उसका पति दोनों खा लेते थे। तो वो उसका इंतज़ार करता रहता। अब आज वो क्या सोच रही है कि घर जाऊंगी तो अपने पति से बोलूँगी कि आज साग तो कुछ है नहीं। जब जवाब मिलेगा भूख मीठी के भोजन मीठा, कि अर्थात जब भूख लगी होती है तो भूख मीठी या भोजन मीठा, अर्थात व्यक्ति को जब भूख लगी होती है उस समय यह नहीं देखा जाता कि स्वाद में क्या स्वाद क्या है, उस समय ये देखा जाता है जो मिल गया उससे पेट भरना। तो ये वो करिए कि बूढ़ा क्या बोलेगा कि भूख मीठी या भोजन मीठा। ठीक है, फिर वो क्या बोलती है आगे कि उसका जवाब यही आएगा, माटी वाली का गांव शहर से दूर है। ठीक है, अगर वो बेटा बहुत तेज भी चलती है, बहुत फास्ट भी अगर चलती है, क्योंकि पैदल जाती थी, तो भी घर जाने में उसे कम से कम, ठीक है, माटा खाना से अपने घर, शहर से अपने घर पहुंचने में 1 घंटा लगता था। वह सुबह घर से निकलती थी, दिन भर माटा खाना से मिट्टी खोदती और शहर में दूर स्थित घरों में निकल जाती। लौटने में रात गिराती। उसके पास खेत या ज़मीन नहीं है, उसकी खुद की कोई खेत नहीं, कोई ज़मीन नहीं। एक ठाकुर ने अपनी ही ज़मीन पर उसे एक झोपड़ी बनाकर रहने के लिए बोल रखा था। ठीक है, एक ठाकुर के यहाँ वो एक झोपड़ी बनाकर वो और उसका बूढ़ा रहते थे, जिसके बदले में उसे उसकी बेगार करनी पड़ती थी, अर्थात जिसके बदले में उसे ठाकुर के घर काम करना पड़ता था। किसे बेटा? माटी वाली को। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन पर उसे रहने के लिए एक जगह वो झोपड़ी सी बनाकर वो रहती थी, और जो वो झोपड़ी बनाकर जहाँ रहती थी वो माटा खाना के पास में ही थी। ठीक है, अब इससे आगे देखिए बेटा, यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा दिया था उसके बूढ़े को। अब देखिए आगे देखिए, आज वह एक गठरी में बदल गए और अपने बूढ़े को कोरी रोटियां, पेज संख्या 46 बेटा, ठीक है, सॉरी 45 पेज लास्ट पैराग्राफ। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं कि कितना तेज भी चलो फिर भी घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लग जाता था। रोज़ सुबह निकल जाती वह अपने घर को से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने में, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि माटी वाली
क्वेश्चन भी बेटा बीच में आया आपकी माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य को सोचने के लिए समय नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बेचारी सुबह उठती, माटा खाना जाती, वहाँ से शहर में आती, घर घर माटी देती, शाम हो जाती, घर पहुँचती, थक जाती, सो जाती, तो उसके पास उसके अच्छे या बुरे भाग्य के लिए सोचने के लिए समय नहीं था। ठीक है, ढोने में बीत जाता, घर पहुँचने से पहले रात गिरने लगती। ठीक है, उसके पास उसका अपना कोई खेत नहीं था। ठीक है, एक जमीन का एक टुकड़ा एक ठाकुर ने उसे दे रखा था, जहाँ उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, जिसमें वह गुजारा करती थी। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उसे आदमी के घर पर भी माटी वाली को माटी देनी पड़ती थी। ठीक है, अर्थात काम करना पड़ता था। ऐसे ही किसी ने अपने ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहने के लिए नहीं। देखिए बेटा कितना अभावग्रस्त जीवन था, किसका? माटी वाली का। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। देखिए अब तक वो बेचारी जो जैसा रूखा सूखा मिलता वैसा ही घर जाकर माटी वाली अपने पति को भी खाने को दे दिया करती थी बेटा। अब आज देखिए माटी वाली क्या सोच रही है, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी वाली क्या करी? कोरी रोटी, आज मैं अपने पति को रूखी रोटी नहीं दूंगी, बेचारा रोज रूखी रोटी ही खाता है। माटी वाली कहती है कि माटी बेचने से हुई आमदनी से उसमें एक पाव प्याज खरीद लिया। बोली आज जो मेरी पैसे जो कमाए हैं, आज मैं थोड़ी सी प्याज ले लेती हूँ। बेटा प्याज खरीदे, प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी से तल देगी। अब वो बेटा ही रास्ते में जब माटा खाना से माटी लाकर माटी को शहर में बेचकर जाने के बाद जब जा रही है, तो रास्ते में वो ये सोचती हुई जा रही है कि आज मैं अपने बूढ़े को रूखी रोटी खाने के लिए नहीं दूंगी। तो वो मार्ग में क्या करती है, एक पाव भर प्याज खरीद लेती है। देखिए बेटा सोचो कितना मतलब अभावग्रस्त जीवन था माटी वाली का। तो हमें तो बेटा भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, अब उसने एक पाव भर प्याज खरीदे और क्या सोचा कि घर जाऊंगी जल्दी से कूट के उनको फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी, जल्दी से बन जाएंगे। ठीक है, बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, कह रही पहले मैं उसे रोटी दिखाऊंगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा। जैसे माटी वाली ने कहा, अब वो 2 रोटी भी नहीं खा सकता, एक ही खा पाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि अब वो बीमार रहने लग गया, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत बुजुर्ग हो गया, एक रोटी ही खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपनी काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वे अपने घर पहुंच गई। रास्ते में वो बेटा ये सब बातें सोचती हुई जा रही है कि आज वो ऐसे ऐसे खाली रोटी नहीं देगी, उसने प्याज खरीद लिए, प्याज की सब्जी बना लेगी, और वो क्या खुद ही सोच रही कि वो एक ही रोटी खाएगा। और जब उसने घर जैसे ही पहुंची, उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत न रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। देखिए बेटा जैसे डेली माटी वाली पहले आती थी, तो वो घर जैसे ही घर में घुसती थी तो उसके पैरों की आवाज़ से ही वो चौंक जाता था, कुछ ऐसी चहल पहल सी करने लग जाता, कुछ एक्शन करने लग जाता, जिससे माटी वाली को ये लगता था कि उसे पता चल गया, मैं आ गया। ठीक है, सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। ठीक है, उसकी साइड देखा भी नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। जब माटी वाली ने
जैसे ही उसे छूकर देखा तो एकदम माटी वाली बेचारी डर गई, घबरा गई। और क्या था बेटा, उस बूढ़े की मृत्यु हो चुकी थी, वो मर गया था, अर्थात वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उनसे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब टिहरी बांध बनना था। बांध बनाने वाले साहब ने माटी वाली से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, कि जहाँ तुम रहती हो वहाँ का डॉक्यूमेंट्स ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। कौन कह रहा है? ये माटी वाली ने उस साहब से कहा, साहब मेरी पूरी लाइफ इस शहर में माटा खाना से माटी खोद कर लाना और घर घर जाकर देने में व्यतीत हो गई। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। उसने क्या जवाब दिया? माटा खाना से माटी लाती हूँ। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? साहब ने पूछा कि जिस माटा खाना से आप माटी लाते हो, क्या वो आपके नाम है क्या? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी नहीं। अब वो साहब वगैरह क्या कह रहे हैं कि हमें तो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए कि क्या ये माटा खाना तुम्हारे नाम है या नहीं। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ नहीं, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? अब माटी वाली कह रही है कि साहब यहाँ पे बांध बना दिया गया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, अर्थात मैं क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर से पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची। देखिए, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी हो गई कि लोगों को होगा कि कहाँ जाएं, क्या करें। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने में सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। ठीक है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर एक आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। देखिए, माटी वाली प्रत्येक व्यक्ति के आने जाने वाले व्यक्ति से क्या कह रही है कि टिहरी बांध की दोनों सुरंगें जब बंद होते ही पूरे शहर में जब बेटा पानी भर गया तो लोगों में आपाधापी मच गई। लोग इधर उधर घर छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले कुल शमशान घाट पानी में डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। वे गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात बोल रही है, क्या बोल रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, माटी वाली ने ये बात क्यों बोली कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। देखिए, संसार में बेटा कुछ लोगों के पास ज़मीन जायदाद होती है, चाहे अपनी कमाई की हो या पुरखों से विरासत में प्राप्त हो, मगर गरीब आदमी के पास अपने कहने को कुछ नहीं होता। ठीक है। गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, चाहे ना तो ज़मीन जायदाद, ना रहने को घर, ना कोई अन्य धन दौलत। माटी वाली के पास भी कुछ नहीं है। ठीक है। उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य की ज़मीन पर बनी हुई है। सुबह से रात तक गरीब आदमी बेचारा कठिन परिश्रम करता है। धूप सर्दी बरसात की परवाह किए बगैर रात दिन एक करके मेहनत करता है। कहीं कुछ पैसा कमाता है जिससे उसका पूरा पेट भी नहीं भरता, तन भी नहीं ढकता। मकान ज़मीन की तो वो सोच भी नहीं सकता। ठीक है। अमीर गरीब के बीच वाला भेदभाव सदा बना रहता है। हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर गरीब आदमी सभी शमशान ले जाए जाते हैं। देखिए, मृत्यु के पश्चात
सबका अंत उसी एक ही शमशान घाट पर होता है। ठीक है, चाहे कोई कितना ही अमीर है, चाहे कोई कितना ही गरीब है, यहाँ सभी की चिता जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश की कोई पड़ोसी, कोई दयालु मनुष्य, कोई समाज सेवी संस्था या पुलिस शमशान तक पहुंचा देती। इस तरह गरीब भी शमशान को तो अपना कह सकता है। ठीक है, टिहरी बांध का पानी भरने से शहर डूब रहा है, सबसे पहले शमशान डूब गया। झोपड़ी के सामने बैठी माटी वाली सोच रही है कि घरों के डूबने पर अमीर लोग कहीं दूसरी जगह जाकर आसानी से बस जाएंगे, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इस शहर में उसका कोई घर नहीं, बस शमशान ही तो उसका अपना घर है। उसके डूबने पर, उसके उजड़ने पर उसका कहीं कोई अब ठिकाना नहीं है, नहीं मिलेगा। मरने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए अब 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। इसलिए बेटा माटी वाली ने क्या कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चैप्टर समझ आ गया, लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, कि माटी वाली ने क्यों कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, इस पूरे चैप्टर को रीड करना, इस वीडियो को सुनना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ऐसे बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, स्टोरी है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी है जो बहुत गहनता से समझने की आवश्यकता है। अब जैसे ये आया कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, विस्थापन कुछ बच्चों को नहीं समझ आती कि विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, और माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली को जो रोटी मिलती है फिर वो उसका हिसाब लगाती है। ठीक है, तो उसकी किस मजबूरी, इतनी मैं खा लूँगी, ये मैं अपने बूढ़े के लिए रख लूँगी, किस बात को दर्शाता है कि माटी वाली की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है बेटा, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा दूँगी। ओके, थैंक यू।